दीनू एक कंपनी में काम करता था, पर कोरोना में हुए लॉकडाउन की वजह से कंपनी का काम बंद हो गया। उसकी नौकरी छूट गई थी। वो कंपनी में मामूली मजदूर था, इसलिए उसके पास इतना बैलेंस नहीं था कि इस लॉकडाउन में वो अपने और अपने परिवार को 2 वक्त भरपेट खाना भी खिला सके। और कंपनी बंद होते होते कंपनी मालिकों ने कोई पेमेंट भी नहीं किया था। लिहाजा घर की गरीबी और भूखे बच्चों का मुंह देखते हुए वो बाहर जाकर कुछ न कुछ काम करने का फैसला करता है। सुनकर बीवी बच्चे मना करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? कोरोना की इतनी खतरनाक बीमारी फैली है, सरकार सब कुछ बंद कर रही है और आप बाहर जाकर कुछ काम करना चाहते हैं? आपको कुछ हो गया तो? मैं क्या करूं निर्मला, घर की गरीबी और भूखे बच्चों का मुंह देखा नहीं जाता मुझसे। पर आप करोगे क्या? सब कुछ तो बंद है। जो लोग दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें चाय की जरूरत तो होती है। चाय बेचने जितना पैसा तो है हमारे पास। मैं अपनी साइकिल पर घूम घूम कर चाय बेचूंगा। और पूरे दिन घूमकर आप रात को घर आए। आपका तो कुछ नहीं, पर आपसे बच्चों को कोरोना हो गया तो? नहीं होगा, मैं अपने आप को इस घर से अलग रखूंगा, घर की छत पर सोऊंगा। और वो दिन भर देर रात तक अपनी साइकिल पर चाय का बम्बा और कागज के छोटे छोटे ग्लास लेकर गुहार लगाता हुआ चाय बेचना शुरू करता है। चाय पी लो चाय, अदरक और काली मिर्च वाली चाय, काढ़े का काम करेगा, गले से कोरोना को साफ करेगा। चाय पी लो चाय। सुनकर कई लोग चाय लेकर पीते हैं। पुलिस वाला उसे डांटता भी है। क्यों बे, लॉकडाउन चल रहा है और तू चाय बेच रहा है? साहब, आप भी तो हम लोगों के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। मैं भी अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। लीजिए, चाय पी लीजिए। ठीक है, पर अच्छे से मास्क लगा और चाय देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर। पूरे दिन और रात देर तक चाय बेचने के बाद वो घर जाकर घर की छत पर सो जाता है और सवेरे उठते ही फिर चाय बनाकर लेकर निकल जाता है। इससे उसके घर में 2 वक्त का खाना आने लगता है। दोनों बच्चों के चेहरे पर खुशी लौटने लगती है। पर दिन रात काम करने और छत की खुली हवा में सोने से उसे बुखार आ जाता है और फिर बुखार इतना बढ़ता है कि खांस खांस कर उसकी आवाज बैठ जाती है। सभी डर जाते हैं। अरे अरे, बापू को क्या हुआ? माँ, बापू की तो सांस उखड़ रही है। मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। हेलो एम्बुलेंस, मैं मायापुरी से बोल रही हूँ। मेरे पति को अचानक सांस की तकलीफ हो रही है, आप जल्दी से आ जाइए। जल्दी से नहीं आ पाएंगे मैडम, आपसे पहले 180 लोगों के फोन आए हैं। आपका 121वां नंबर है, वेट कीजिए, आपका नंबर आते ही आ जाएंगे। अब क्या होगा बेटी? नंबर आते आते तो शायद रात हो जाए। आप फिक्र मत करो माँ, मैं बापू को हॉस्पिटल ले जाऊंगी। कहती हुई वो वहीं खड़ी पापा की साइकिल लाती है और माँ बेटी सहारा देते हुए जल्दी से बापू को साइकिल के पीछे बैठाते हैं और बेटी साइकिल दौड़ा देती है। माँ उसके पीछे पीछे भागी हुई जाती है। बेटी साइकिल पर बापू को लिए एक हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ कंपाउंडर उन्हें रोक लेता है। ओ, क्या है? बापू की तबीयत खराब है, एडमिट करना है। अरे कहाँ एडमिट कर देंगे, हॉस्पिटल में बेड नहीं है। तो हॉस्पिटल की गैलरी में चादर डालकर एडमिट कर लो। अरे गैलरी भी मरीजों से भरी पड़ी है, किसी और हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी जाओ, देर मत करो वरना कुछ हो जाएगा बुढ़े को। सुनते ही माँ बेटी बापू को वापस साइकिल पर बैठाती हैं और दूसरे हॉस्पिटल भागती हैं। मगर वहाँ भी पहुँचते ही गेट पर ही कंपाउंडर रोक लेता है। अरे क्या हुआ? नया पेशेंट एडमिट नहीं कर सकते? प्लीज अंकल, मेरे बापू की तबीयत बहुत खराब है, इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अरे आधे हिंदुस्तान को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हम कहाँ से दें? हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है, जाओ सिलेंडर लेकर आओ। मैं कहाँ से लाऊं अंकल? जहाँ से इसका बेटा लेने गया है, वो देखो, उसे भी सांस की तकलीफ है। क्या हुआ बेटी? माँ ये कह रहे हैं सिलेंडर लेकर आओ तभी एडमिट करेंगे। सिलेंडर? वो कितने का आता है साहब? 25,000 में ब्लैक हो रही है। 25,000 होते तो इन्हें काम करने की जरूरत ना पड़ती। 25,000 में तो हम वैसे ही 5 महीने घर पर खाकर निकाल देते। इतना पैसा हम कहाँ से लाए साहब? तभी एक यंग लड़का सिलेंडर लेकर आता हुआ कहता है, चलो जल्दी मेरे पापा को एडमिट। पापा, देखा सिलेंडर लाने में लेट हो गए तो गए इसके पापा, तुम भी ले आओ वरना। नहीं, कुछ नहीं होगा इनको। मेरे पापा तो गए,
मैं नहीं चाहता एक गरीब और मर जाए बिना सिलेंडर के। जल्दी से एडमिट करो इन्हें। ये सिलेंडर ले लो बहन। कहता हुआ वो रोने लगता है। दीनू को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। रात को कोरोना पेशेंट के पास रहने की परमिशन ना होने की वजह से दोनों माँ बेटी घर चले जाते हैं। रात भर वो फोन कर कर के डॉक्टर से पूछते हैं, हेलो डॉक्टर साहब, मेरे पति दीनू कैसे हैं? अरे कितनी बार फोन करोगे तुम माँ बेटी, कहा ना ठीक है। दूसरे दिन सवेरे वे दीनू को फोन करते हैं पर उनका फोन नहीं लगता। ये देख वे घबरा जाते हैं। माँ, बापू फोन क्यों नहीं उठा रहे? सो रहे होंगे, हॉस्पिटल फोन लगाती हूँ। वो हॉस्पिटल फोन करके पूछती है, हेलो मेरे बापू कोरोना मरीज दीनू वर्मा कैसे हैं? कौन दीनू वर्मा? यहाँ इस नाम का कोई पेशेंट नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है, हम खुद उन्हें रात को एडमिट करके आए हैं। सुनकर बच्चा मासूम आवाज में पूछता है, मम्मी वो टीवी में दिखाते हैं ना, वैसा बापू को कुछ हो तो नहीं गया? सुनकर माँ और भी घबरा कर उसे सीने से लगा लेती है। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। माँ कहती है, ऐसा नहीं चलेगा, हमें सही जानकारी चाहिए। हाँ, अगर इलाज नहीं होता तो मेरे बापू को वापस कर दो। अरे भाई वो पेशेंट यहाँ है ही नहीं, कैसे वापस कर दे? कहीं चले गए होंगे। ऐसे कैसे चले जाएंगे? कई पेशेंट ऐसे ही परिवार को तकलीफ ना हो इसलिए हॉस्पिटल से चुपचाप चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक मरीज रेलवे ट्रैक पर मरा मिला था। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे बापू ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, हम पता करके बताते हैं, आप घर जाइए। दोनों माँ बेटी घर पर आकर बहुत रोती हैं। बापू कहाँ चले गए होंगे माँ? मासूम बेटा भी आकर उनसे लिपट कर रोने लगता है। तीनों एक दूसरे को लिपट कर रोते हैं। तभी उनका फोन बजता है। माँ, हॉस्पिटल से फोन, लगता है बापू का पता चल गया। हेलो डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरे बापू? सॉरी बेटा, उनकी डेथ हो गई है। सुनते ही तीनों सन्नाटे में आ जाते हैं। पूरे घर में शांति छा जाती है। वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो गेट पर ही कंपाउंडर कहता है, मिस्टर दीनू वर्मा ना, उनकी लाश भी बाकी लाशों के साथ पैक करके शमशान पहुंचा दी गई है। लाश अभी फ्यूनरल की वेटिंग में है, आप वहीं जाकर उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। और वे वहीं जाकर उनका अंतिम दर्शन कराते हैं। घर आकर तीनों एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोते हैं। अब हमारा क्या होगा? तुम्हारे बापू के बगैर कैसे मैं पालूंगी तुम दोनों को? रो मत माँ, आज से बापू की जगह मैं साइकिल पर चाय बेचने जाऊंगी। सुनते ही माँ घबरा कर जल्दी से कहती है, नहीं, तुम्हारे बापू को भी मना किया था, फिर भी वो गए। मैं किसी के घर नौकरानी का काम कर लूंगी, पर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पर कोई नौकरानी नहीं रखेगा माँ। आजकल कोरोना की इस लहर से लोग इतना डर गए हैं कि सारी काम वालियों की छुट्टी हो गई है। तो क्या करे बेटी, कहाँ जाए? बेटी, जहाँ बापू काम करते थे चलो वहाँ चलते हैं। बापू की नौकरी छूटने से पहले कि 10 दिन की पगार बाकी है, शायद मिल जाए तो कुछ दिन गुजर जाएंगे। और वे मालिक के पास पहुँचते हैं। उनकी बात सुनकर मालिक डेथ सर्टिफिकेट देखता हुआ कहता है, 10 दिन की पगार के 2000 रुपए बाकी है, पर मैं तुम्हें 2000 रुपए ही नहीं 10 लाख रुपए भी दूंगा। 10 लाख? हाँ, कुछ दिन पहले बीमा वाले इंश्योरेंस की एक नई योजना लेकर आए थे, आपके बाद आपके परिवार की सुरक्षा योजना। मेरे कहने पर दीनू ने वो योजना ली थी। अब उनके मरने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। देखा माँ, बापू कितने जिम्मेदार थे। खुद तो नहीं रहे पर अपने परिवार की जिम्मेदारी आज भी उठाने का बंदोबस्त करके गए हैं। वही तो बेटी, आज एक बात मेरी समझ में आ गई है। इंसान कुछ ले न ले, अगर वो अपने परिवार को प्यार करता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी समझता है, तो उसे अपने बाद अपने परिवार की सुरक्षा का बीमा जरूर लेना चाहिए। भारतपुर गांव में कमला को शिफ्ट किए आज 1 साल हो गया है, मगर उसकी पड़ोसन कौशल्या आज तक उससे दोस्ती नहीं कर पाई थी। अब तो कमला प्रेग्नेंट हो गई थी। एक अच्छी पड़ोसन के नाते कौशल्या को उसका साथ देना चाहिए, पर उसकी इस हालत में भी वो हमेशा ही उससे तनातनी रखती थी। कमला, अरे कमला, अरे मर गई क्या? आती हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रही है?
मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर मैं मर गई तो? हाँ हाँ, अगर तू मर गई तो देश का बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। आई बड़ी, तूने झाड़ू लगाया तो ये अपने यहाँ का कचरा मेरे लॉन में क्यों डाला? ये मेरे घर का कचरा नहीं है, कहीं और से उड़कर आया होगा। अगर दोबारा दिखा ना तो मेरे पूरे घर का पूरा कचरा उड़कर तेरे घर में आ जाएगा, समझी? आई बड़ी, देख क्या रही है? जाकर झाड़ू ला और तेरे साथ साथ मेरे लॉन का भी कचरा साफ कर, नहीं तो समझ लेना। आई बड़ी। कौशल्या का ये रोज का झगड़ा था। उसके इस नफरत की आग में घी का काम करता था कौशल्या का अपना भाई, जो कौशल्या की शादी के कुछ महीनों बाद से बहन की ससुराल में आ गया था। तब से यही पड़ा था। क्या हुआ बहना, जीजा जी से झगड़ा हुआ क्या? अरे तेरे जीजा को तो मैं निपट लूं, पर इस कलमुही को समझ नहीं आता इसका क्या करूं कि हमेशा के लिए इससे पीछा छूटे। इंतजार करो बहना, जीजा जी की तरह इसका भी बंदोबस्त कर दूंगा कि दोबारा आपकी तरफ आंख उठाकर ना देखे। और वो मौका उसे उस दिन मिलता है जब प्रेग्नेंट कमला एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म की खुशी में कमला फूली नहीं समाती है, मगर उसकी खुशी को उस दिन ग्रहण लग जाता है जब धूप सेकने के लिए वो अपने बच्चे को एक दिन पालने में डालती है और घर के लॉन में झुला रही होती है। तभी उसे किचन से कुकर की सीटी की आवाज सुनाई देती है। ओह, कुकर की सीटी तो मैं लगाना ही भूल गई, कहीं कुकर फट गया तो? अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा क्या हुआ कमला, क्या हुआ? मेरा बच्चा, हमारा बच्चा। मैं यही धूप खिला रही थी उसे। क्या हुआ हमारे बच्चे को? कहाँ है वो? मैं यही धूप खिला रही थी उसे, कुकर की सीटी बंद करने गई, आई तो बच्चा यहाँ नहीं था। अरे इतनी देर में कहाँ चला गया? क्या हुआ भाई साहब, कुछ परेशान लग रहे हो? हमारा बच्चा यहाँ पलने में था, पता नहीं कहाँ चला गया। 4 दिन का बच्चा कहाँ चला जाएगा जीजा जी? कहीं कोई जानवर तो नहीं उठा ले गया? आसपास देखो, आप उस तरफ देखो, आप इस तरफ, मैं पीछे जाकर देख कर आता हूँ। कहता हुआ वो घर के पीछे की तरफ जाता है। कमला और उसका पति भी 2 अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। कुछ ही देर में तीनों वापस आते हैं। मिला? नहीं, मैंने तो आसपास के लोगों से भी पूछा, उन्होंने किसी भी जानवर को इस तरफ आते हुए या इस तरफ से जाते हुए नहीं देखा। फिर कहाँ गया मेरा बच्चा? कहाँ गया? कमला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। शाम से लेकर रात तक वो और उसका पति पूरे गांव में अपने बच्चे को पागलों की तरह ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलता है। दोनों थक कर पूरी तरह टूटकर अपने घर वापस आ जाते हैं। यहाँ किशन जब अपने घर पहुँचता है तो बच्चे को देख सरप्राइज हो जाता है। अरे बहना, ये बच्चा। तुम्ही ने तो कहा था ना, कमला का ऐसा बंदोबस्त करोगे कि दोबारा मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। लो, इसे मारकर फेंक दो, इसके सदमे में वो पागल हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बहना? अगर इसे मार दिया तो पुलिस कैसे भी हमें पकड़ ही लेगी, और ये जिंदा रहा तो भी पुलिस हमें पकड़ लेगी। एक काम करते हैं, इसे हमारे मायके में चंदू भैया के यहाँ छोड़ आते हैं। उनकी कोई औलाद नहीं है, वो इसे कुछ दिन पालेंगे और फिर जैसे ही अपने पाँव पर चलने लगेगा इसे वापस ले आना और अपनी जम के सेवा करवाना। बचपन से ही मुफ्त का नौकर बनकर रहेगा ये। कौशल्या को उसका आइडिया पसंद आता है और वो किसी को शक ना हो इसीलिए चुपचाप चंदू भैया की बीवी को अपने यहाँ बुला लेती है। वो उसे पूरी प्लानिंग समझा देते हैं। चंदू भैया की बीवी लीना भी कहती है, आप फिक्र मत करो दीदी, ऐसी एक्टिंग करूँगी कि कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि इस बच्चे की माँ मैं नहीं हूँ।
और पूरे दिन वो बच्चे को दूध में बेहोशी की दवा पिलाकर सुलाए रखते हैं और रात को चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। मगर घर के लॉन में पहुँचते ही अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? दो मेरा बच्चा, दो ना। अरे ये कैसे है तुम्हारा बच्चा? किसी की भी गोद में देखकर कहोगी कि वो तुम्हारा बच्चा है? आई बड़ी, अरे ये लीना भाभी का बच्चा है। कौन लीना भाभी? ये मेरा बच्चा है। अरे कमाल करती हो, दोपहर को मैं इसे लेकर आई तब तो कुछ नहीं कहा, अब कह रही हो कि तुम्हारा बच्चा है। दोपहर को कब लेकर आई तुम? लो जी, पत्नी की तरह पति भी झूठ बोल रहा है। अरे दोपहर को ही तो मैं इनके मायके से अपने बच्चे को साथ लेकर आई हूँ और अब वापस जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ये झूठ बोल रही है जी। आप ही देखिए ना, ये हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है ये। देखिए ना, इसकी आंखें देखिए, इसकी नाक देखिए, इसका चेहरा देखिए। अरे 4 दिन के जन्मे बच्चे की क्या नाक, क्या आँख? आई बड़ी। 4 दिन नहीं, 6 दिन, 6 दिन का बच्चा है। अरे 6 दिन का नहीं, 4 दिन का है। जिसे हुआ है उससे पूछ। आई बड़ी। पूछने की क्या जरूरत, ये मुझे हुआ है 6 दिन पहले। नहीं, ये मुझे हुआ है 4 दिन पहले। उनकी खींचातानी को लेकर बात इतनी बढ़ जाती है कि गांव के लोग ही नहीं, सरपंच भी इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग सरपंच से शिकायत करते हैं। सरपंच की भी समझ में कुछ नहीं आता है कि बच्चा किसका है। आखिर में वो कहते हैं, फिलहाल हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा किसका है, इसलिए पंचायत इसका फैसला कल सवेरे करेगी। ठीक है सरपंच जी। सरपंच जी, सवेरे तक बच्चा मेरे पास रहने दो। इसे भूख लगी, दूध पिलाना हुआ तो अभी ये 6 दिन का ही है। नहीं, सरपंच जी ठीक कह रहे हैं, बच्चा सरपंच के पास ही रहेगा। आई बड़ी। और दूसरे दिन सवेरे सवेरे पंचायत लगती है। दोनों ही पक्ष आमने सामने होते हैं। सरपंच जी कहते हैं, हाँ जी, अब बताइए बच्चा किसका है और क्यों? बच्चा मेरा है सरपंच जी, आप मेरे पति से पूछ सकते हैं। मुझे बच्चा हुआ था तो इन्होंने देखा था। हाँ, ये रहा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। भाई साहब, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट भी सही है। नहीं, ये सर्टिफिकेट भी झूठा है, ये भी झूठे है। ये बच्चा मेरा है। अरे तेरे कह देने से बच्चा तेरा हो जाएगा क्या? आई बड़ी। हाँ, बच्चा मेरा है। नहीं, बच्चा मेरा है। काकी, आप कुछ बोलिए ना। ये क्या बोलेगी? फैसला मुझे करना है और वो मैं करूंगा। देखो, सर्टिफिकेट के हिसाब से दोनों की बातें सही हैं। मतलब बच्चे पर दोनों का बराबर का हक है। पर बच्चा एक है और माँ 2, तो दोनों में से एक को बच्चा छोड़ना होगा, तभी फैसला हो पाएगा। नहीं, मेरा बच्चा है, मैं नहीं छोड़ सकती। तो क्या ये छोड़ सकती है? आई बड़ी। बोलो लीना भाभी। मैं भी नहीं छोड़ सकती। तो एक काम करते हैं, बच्चे को बीच से काट कर आधा आधा करके दोनों को दे देते हैं। क्या बात करते हो सरपंच जी, ऐसा कैसे हो सकता है? चुप, अगर कोई बोला तो पहले उसके टुकड़े होंगे, बाद में बच्चे के। लाओ, बच्चे को यहां लेकर आओ। लाओ, बच्चे को यहां लिटा दो। लगता है ये सचमुच इसे काट लेगा। काटने दो, मेरी भी तो यही इच्छा थी। वो तो किशन ने रोक दिया था। क्यों किशन? हाँ बहना। नहीं सरपंच जी, इसे मत काटिए। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये लीना का ही बच्चा है। उसे ही दे दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। लो, मैं खुद दे देती हूँ।
ठहरो कमला, फैसला हो चुका है। बच्चे की असली माँ लीना नहीं, तुम हो। अरे ऐसे कैसे माँ है? आई बड़ी। हाँ, बच्चा तो मेरा है। अगर बच्चा तुम्हारा होता तो तुम उसे काटने के लिए नहीं छोड़ देती। बच्चा कमला का है, इसलिए उसे कटते देख एक माँ का कलेजा तड़प उठा। उसने सोचा मरने से तो अच्छा है बच्चा भले उसके पास ना रहे पर जिंदा तो रहे। वैसे फैसला कल रात को ही हो गया था, जब बच्चे को मेरे पास छोड़ने के बजाय कमला ने कहा था उसे उसके पास रहने दो। रात को उसे भूख लगी तो एक माँ ही अपने बच्चे की इतनी फिक्र कर सकती है। अब अगर मेरे फैसले के खिलाफ तुम तीनों में से कोई भी गया तो इस गड़ासे से उसके टुकड़े होंगे। बोलो, बच्चा किसे चाहिए? हमें माफ कर दो सरपंच जी, हम माँ नहीं बने, शायद इसीलिए माँ की भावना नहीं समझ सके। हाँ, एक बात आज मेरी समझ में आ गई है। अपने बच्चे के लिए सिर्फ एक माँ का दिल ही हर हाल में उसकी रक्षा के लिए तड़प सकता है, उसकी रक्षा के रास्ते सोच सकता है। शराफत नगर साम्राज्य में मुन्ना चोर एक शातिर चोर था। आज तक उसे कोई पकड़ नहीं सका था। शराफत नगर के राजा बंजुमन सिंह ने ये ऐलान कर रखा था कि जो भी उस चोर को पहचान भी लेगा उसे तगड़ा इनाम दिया जाएगा, क्योंकि आज तक मुन्ना चोर को किसी ने देखा ही नहीं था। मुन्ना चोर को खुद पर बहुत भरोसा था, पर उसकी बीवी मुन्नी बहुत ही डरती थी कि पता नहीं कब वो राजा के सैनिकों के हाथ लग जाए। इसीलिए वो हमेशा ही उसे बुरा काम छोड़ने को कहती थी। ये क्या, आज फिर चोरी करने जा रहे हो? ये तो मेरा रोज का काम है। पर आजकल नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, कुछ दिन तो चोरी करने ना जाओ। नवरात्रि में क्या नया होता है? नवरात्रि की रात भी काली ही होती है, कोई उसमें रोशनी नहीं होती कि पकड़ जाऊं। चोर के लिए हर रात्रि चोरी की रात्रि होती है। आजकल सभी पूजा पाठ करते हैं, माता दुर्गा की उपासना करते हैं, तुम भी। बस बस, ये सब ढकोसला है। देखना, आज मैं चोरी करके वापस आऊंगा तो मुझे ज्यादा धन मिलेगा, या जो उस धोखेबाज पंडित के पास बैठे उसकी बकवास सुन रहे होंगे उन्हें ज्यादा खुशी मिलेगी। और मुन्ना चोर शराफत नगर का दौरा करने के बाद हर जगह माता रानी की पूजा पाठ होने, लाइटिंग जगमग देखकर चोरी करने का चांस ना मिलने पर राजा के महल में घुस जाता है। पूरे साम्राज्य में नवरात्रि की धूम है। एक तो लोगों का इतना छोटा सा घर, वो भी रोशनी से जगमग, चोरी करने का चांस ही नहीं मिला। राजा का महल बहुत बड़ा है, यहाँ हाथ साफ कर सकता हूँ। राजा साहब, कभी भी कहीं भी फंसने की स्थिति आ जाए, ऐसा लगे कि अब जान भी जा सकती है, तो कभी झूठ मत बोलो। माता रानी का नाम लेकर सच बोल दो। माता रानी में इतनी शक्ति है कि वो सच बोलने वालों को बचा लेती है। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। पूजा के पीढ़े पर बैठ पंडित को क्या पता। मुन्ना चोर सभी को पूजा पाठ में मगन देख राजा के कक्ष में पहुंच जाता है। वाह, आज तो लंबा हाथ मारने का मौका मिल रहा है। अरे वो देखो, राजा के कक्ष से कोई चोर चोरी करके भाग रहा है। अरे कहाँ गया? अभी तो यहीं था, हमारे आगे आगे। तो फिर यहीं कहीं होगा, ढूंढो। सैनिकों का ध्यान मुझ पर चला गया है, बचकर जाना मुश्किल है। सामान यहीं कहीं छिपा देता हूँ, फिर कल शिकायत के बहाने महल में आकर ले जाने की कोशिश करूंगा। हटो भाई रास्ते से, चोर भाग जाएगा। क्यों भाई, कौन है तू? सच सच बता। मैं वो वो क्या? अबे बता,
कभी भी कहीं भी फंसने की स्थिति आ जाए, ऐसा लगे कि अब जान भी जा सकती है, तो कभी झूठ मत बोलो। माता रानी का नाम लेकर सच बोल दो। माता रानी में इतनी शक्ति है कि वो सच बोलने वालों को बचा लेती है। मेरी भी जान जा सकती है। माता रानी का नाम लेकर सच बोलकर देखता हूँ, और कोई चारा ही नहीं। अबे बोलता है कि निकालूं तलवार। कौन है तू? चोर हूँ मैं। अबे देख, मेरी दहाड़ से इतना घबरा गया कि खुद को चोर बोल रहा है। अबे कभी देखी भी है चोर की शक्ल? कैसा होता है? जा भाग जा। हाँ, वरना राजा को पता चल गया तो गुस्से में वो बेकसूर को भी लटका देते हैं। ये लो प्रसाद। जय माता दी। अरे रुको, कौन हो तुम? तुम तो पूजा में नहीं थे। मैं चोर हूँ, चोर। महाराज, ये मुझे पागल लगता है। हमने भी पूछा तो कह रहा था चोर हूँ। मैंने कहा चला जा, नहीं तो महाराज को पता चला तो लटका देंगे। सुनने के बाद भी खुद को चोर कह रहा है। देखो इसकी इतनी हिम्मत। मगर इसने चुराया क्या? इसने कुछ नहीं चुराया महाराज, ये तो खाली हाथ मिला। चोर जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से ये वापस आ रहा था। इसने चोर को देखा होगा तो डर के मारे इसके मुंह से निकल गया, चोर हूँ। अगर तुम चोर हो तो बताओ, तुमने चोरी का सामान कहाँ छुपाया है? वरना कभी भी कहीं भी फंसने की स्थिति आ जाए, ऐसा लगे कि अब जान भी जा सकती है, तो कभी झूठ मत बोलो। माता रानी का नाम लेकर सच बोल दो। माता रानी में इतनी शक्ति है कि वो सच बोलने वालों को बचा लेती है। मेरी भी जान जा सकती है। माता रानी का नाम लेकर एक बार फिर सच बोलकर देखता हूँ, और कोई चारा ही नहीं। बताता हूँ, आइए। मुन्ना चोर के राजा तथा सैनिकों को वहाँ से ले जाता है जहाँ चोरी का सामान छुपाया था। कमाल की जगह है। हम राजा होकर भी आज तक ये जगह देख नहीं पाए, और तुमने देख ली। इसने नहीं देखी होगी महाराज। कहा ना, चोर इस तरफ से आया था, इसने चोर को छुपाते हुए देख लिया होगा। नहीं महाराज, वो मैं समझ गया महानुभाव, तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पिछले 40 साल से राजगद्दी संभाल रखी है। आज तक किसी चोर ने अपने मुंह से नहीं कहा कि वो चोर है। इसका मतलब तुम मजाक कर रहे हो। माता रानी के दिनों में तुमने अपनी ईमानदारी से मेरे पिताश्री की दी निशानी, ये जवाहरात मुझे वापस किए, इसलिए मैं तुम्हें ये 9 लखा हार इनाम में देता हूँ। ऐसे ईमानदार इंसानों की इस महल में बहुत जरूरत है। कल से तुम हमारे महल में नौकरी करोगे। मेहनताना जो तुम चाहो कल बता देना। राजा की बात और नवी का हार इनाम में देख वो खुश हो जाता है। जाकर उसकी बीवी को बताता है तो बीवी खुश हो जाती है। तो वो कहता है, तुमने सच कहा था मुन्नी, नवरात्रि के दिनों में माता का नाम लेना चाहिए। आज मैं मान गया। अगर सच्चे दिल से माता का नाम लेकर सच बोल दो तो माता जरूर मदद करती हैं। कहते हैं कि हर पत्नी को अपना पति बेवकूफ और दूसरे का पति समझदार लगता है। संतोष नगर में रहने वाली निशा का भी अपने पति को लेकर यही रवैया था। वो उसके हर काम में उसे बेवकूफ ही समझती थी। लो, सब्जी ले आया। आते ही बेवकूफों जैसी बात कर दी। इसमें क्या बेवकूफी? अरे तुम सब्जी लेने गए थे तो सब्जी ही लेकर आओगे ना, कपड़े तो खरीद कर नहीं लाओगे। कुछ लोग सब्जी लेते लेते कपड़े भी खरीद लेते हैं। वो कुछ लोग अलग ही बोलते हैं, तुम जैसे नहीं होते। आज तक अपनी मर्जी से मेरे लिए कभी एक कपड़ा खरीद कर लाए हैं? मैंने भी ये बात सब्जी वाले को कही। उसने कहा एक भी कीड़ा निकले तो वापस कर जाना, यहीं बैठा हूँ। अरे ये कैसी सब्जी ले आए? आलू में देखो काले काले दाग हैं, भिंडी के दाने ऊपर से साफ साफ नजर आ रहे हैं, और फ्लावर ये क्यों लेकर आए? कितनी बार कहा है, इसमें कीड़े रहते ही रहते हैं, और तुम उसके लिए बेकार बैठे हो जो वापस करने जाओगे, और कोई काम धंधा नहीं है। कितनी बार कहा है, ये सब्जी वाले तुम्हें बेवकूफ बना देते हैं, पर तुम हो कि उनके हाथों बेवकूफ बनने में प्राउड फील करते हो। पता नहीं कैसे तुम बैंक में काम कर लेते हो।
कभी कोई वहाँ भी बेवकूफ बना गया तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, मेरे बैंक जाने का टाइम हो गया है। आज 31 मार्च है, बैंक का हिसाब होना है। मैं चलता हूँ। पता नहीं कब लोगों के हाथों बेवकूफ बनना छोड़ेंगे ये। पूरन बैंक में ड्यूटी करता कैश गिनता हुआ रजिस्टर में लिख रहा है, तभी उसका फोन बजता है। लिखते लिखते बिना देखते वो फोन उठाता हुआ कहता है, हेलो, कौन? कर दी ना बेवकूफों वाली बात। घर से निकलते ही मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया क्या? निशा, तुम? वो काम करते करते फोन। पता नहीं क्या काम करते हो, कोई काम तो ढंग से करते नहीं। कहा था फ्लावर में बहुत कीड़े रहते हैं, ये देखो कितने कीड़े हैं। कमाल है निशा, मैं यहाँ बैंक में नौकरी पर हूँ और तुम मुझे फ्लावर के कीड़े दिखा रही हो। फ्लावर के कीड़े नहीं, तुम्हारी बेवकूफी दिखा रही हूँ, जो लोग तुम्हें बनाते हैं। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है निशा, मैं कोई काम करूँ तो कहती हो बेवकूफी की, किसी से करवाता हूँ तो कहती हो उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। तो क्या झूठ कहती हूँ? अभी 4 दिन पहले ही चप्पल वाले ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। एक ही पैर की दोनों चप्पल पैक करके दे दी। अरे वो तो एक साथ कई चप्पल ट्राई की थी तो गलती से हो गया। गलती से नहीं, वो जानबूझकर करते हैं। उन्हें शक्ल से ही दिखाई दे जाता है कि आदमी बेवकूफ है। पैसे दे गया, चप्पल बदलने आएगा, हो सकता है इसी बहाने एक जोड़ी और खरीद ले। अरे सेल में तो कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। मैंने भी कई बार सेल में चप्पल खरीदी है, मेरे साथ तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी यही कमजोरी है, तुम मानने को तैयार नहीं होते हो कि लोग तुम्हें बेवकूफ बना देते हैं। मुझे ही नहीं, और भी लोगों को वो बेवकूफ बनाते होंगे। मैंने तो नहीं देखा। हो सकता है कभी तुम्हें भी बेवकूफ बना दें। मुझे? इम्पॉसिबल। सोच लो। मुझे बचपन से लेकर आज तक कोई बेवकूफ नहीं बना सका। हुआ? ये निशा सच कहती है, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं भी नहीं, अगर बनाना सोचूं तो कैसे। पूरन सर। अच्छी। अरे सलोनी, ये क्या कर रही हो? तुम मुझे फूल दे रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए सर कि मेरे जैसी खूबसूरत लड़की आपको फूल दे रही है। बस आई लव यू कहना बाकी। क्या कहा? मजाक कर रही हूँ सर। जरा सा चेक पर स्टैंप लगा दीजिए। इसे रिटर्न करना है। आपको तो खुश होना चाहिए सर कि मेरे जैसी खूबसूरत लड़की आपको फूल दे रही है। बस आई लव यू कहना बाकी है। और सलोनी की बात याद करते ही उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो लैंडलाइन उठाता हुआ कहता है, चल लैंडलाइन, काम पर लग जा। वहाँ निशा का फोन बजता है। वो स्क्रीन पर पढ़ती है, हस्बैंड ऑफिस। और ये इनके ऑफिस से क्यों फोन आया? जरूर कोई बेवकूफी की होगी। हेलो, क्या हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, पर आप ऐसे ही आंख मोड़ कर घर पर सोती रही तो जरूर हो जाएगा। कौन बोल रहे हो? मैं साहब के बैंक का प्यून बाजीराव। वो सलोनी मैडम और साहब का चल रहा है। क्या चल रहा है? अरे कैसी बीवी है, चल रहा है कहने के बाद भी पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। अरे लफड़ा, दोनों के बीच में 1 साल से चक्कर चल रहा है। क्या? हाँ, और इसी चक्कर में साहब रोज कोई ना कोई बेवकूफी करते हैं। आज 31 मार्च है ना, सुना है बैंक का हिसाब करते करते दोनों अपनी शादी का भी हिसाब करने वाले हैं। क्या बक रहे हो? झूठ लगता है तो देखो, अभी वीडियो कॉल में दिखाता हूँ दोनों को। साहब अपना मोबाइल मेरे पास रखकर मैडम के साथ हैं। ठहरो 1 मिनट। कहता हुआ पूरन चुपचाप सलोनी के डेस्क के पास जाता है, पीछे चुपचाप मोबाइल का वीडियो कॉल ऑन करके रखता है और आकर अचानक बैलेंस बिगड़ा हो इस तरह सलोनी पर गिरता है। दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। निशा वीडियो कॉल में उनका पोज देखकर चौंक पड़ती है। तभी पूरन पियन पर चिल्लाने का नाटक करता है, ए बाजीराव, मेरे मोबाइल में क्या कर रहा है? ला इधर दे। और सलोनी को सॉरी बोलता हुआ वहाँ से जाता है। ये देख सलोनी भी कंफ्यूज हो जाती है।
ये पूरन सर क्या पागलपन कर रहे हैं। यहाँ निशा बार बार पूरन को फोन करती है, पर पूरन का फोन स्विच ऑफ की आवाज करता है। धीरे धीरे फोन लगाते हुए शाम फिर रात हो जाती है, पर पूरन का फोन नहीं लगता है। तो अब निशा टेंशन में आ जाती है। ओफो, रात के 11:30 बज गए हैं, ये अभी तक आए नहीं। बाजीराव का भी नंबर नहीं है। सारे कागज छान मारे, पर पियन का कहीं नंबर नहीं मिल रहा। क्या करूं, किससे पूछूं? पहले मोबाइल नहीं था तो अच्छा था, डायरी में सभी के नंबर लिखे रहते थे। अब क्या करूं? ओफो, रात के 11:15 बज गए हैं। निशा अभी परेशान ही है कि तभी अचानक घूंघट में एक दुल्हन उसके दरवाजे पर आ जाती है। ए, कौन हो तुम? ये तुम अपने पति से पूछना, हट सामने से। अरे, तुम अंदर कहाँ जा रही हो? मेरे पति के कमरे में। तुम्हारा पति? तुम्हारे पति का कमरा यहाँ कहाँ से होगा? जब ये घर मेरे पति का है तो कमरा मेरे पति का क्यों नहीं होगा? क्या मतलब? अरे पूरन मेरा पति है। क्या बकवास कर रही हो? वो मेरे पति हैं। वो तुम्हारे पति थे, अब मेरे हैं। यकीन नहीं है तो बाजीराव से पूछ लो, पूरे बैंक से पूछ लो। 1 साल से हमारा चक्कर चल रहा है। 1 साल से वो हर महीने मुझे 5,000 रुपए देते हैं। हर महीने 5,000 रुपए? और मुझे पता भी नहीं? कैसे पता रहेगा? वो हर महीने तुम्हें इंश्योरेंस की जो रिसिप्ट पकड़ाते हैं ना, वो नकली है। एक्चुअली में वो पैसे मुझे देते हैं। क्या इतना बड़ा धोखा? हाँ, बाकी कानूनी पेपर्स लेकर पूरन आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। अब हटो, मुझे मेरे कमरे में जाने दो। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमेशा मैं कहती थी कि ये बेवकूफी करते हैं, लोग इन्हें बेवकूफ बनाते हैं, पर इतना बेवकूफ ये बन जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। इनका फोन। अरे कहाँ हो तुम? शाम से मैं तुम्हें फोन लगा रही हूँ। मेरी छोड़ो, ये बताओ घर पर कोई आया तो नहीं है? आया नहीं है, आई है। कह रही है कि वो तुम्हारी बीवी है। ओफो, इसे कहा था कानूनी पेपर्स बन जाने के बाद घर ले जाऊंगा, पहले ही आ गई। क्या कानूनी पेपर्स? मतलब? अब क्या बताऊं तुम्हें निशा, तुम सच कहती थी, मैं बेवकूफी कर देता हूँ। उससे प्यार करने की बेवकूफी कर दी और लोग मुझे बेवकूफ बना देते हैं। उसने मुझे बेवकूफ बनाकर शादी कर ली। मैं कुछ नहीं जानती। तुम कहाँ हो? जल्दी घर आओ। अब मैं घर नहीं आऊंगा निशा। ऐसा मत कहो। अगर तुम घर नहीं आओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? एक तुम ही तो हो मेरा सहारा, मेरी जिंदगी हो तुम। तुम्हारी जिंदगी नहीं हूँ, तुम्हारी जिंदगी में जिंदगी भर बेवकूफी करने वाला हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। पर उसके साथ भी तो तुम नहीं रह सकती, और अब वो घर से निकलने वाली नहीं है। तुम आओ तो सही। अब मैं क्या मुंह लेकर घर आऊं निशा? तुमने उसका मुंह देखा है, कितना डरावना है। कितना भी डरावना हो, मैं अभी उसका मुंह नोचती हूँ, तब तो तुम आओगे। आ गए तुम, पर मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने हमारी सुहागरात का बेड नहीं सजाया। बेड नहीं, मैं तेरी अर्थी सजाऊंगी। दिखा दिखा जरा अपनी मनहूस शक्ल मुझे। अप्रैल फूल? हाँ, अप्रैल फूल। पूरन तुम? हाँ, 12 बज गए। 1 अप्रैल बना दिया ना बेवकूफ। बड़ी कह रही थी तुम्हें कोई बेवकूफ बना ही नहीं सकता। ऐसा तुमने क्यों किया तुमने? आज मैंने तुमसे एक बात सीख ली पूरन। इंसान को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, वरना उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे धोखे ही देता है। ताली सिंह के पूर्व में लल्लू नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता है। जैसा उसका नाम है लल्लू, वैसा ही वो 1 नंबर का लल्लू है। जब भी कोई उसे लल्लू कहता है तो वो चिढ़ जाता है और कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है कि लोग उसे लल्लू कहना बंद कर दें। मगर हर बार उसकी कोशिश फेल हो जाती है। गांव तो गांव, उसके अपने स्कूल के बच्चे भी उसे लूजर कहकर बुलाने लगे थे।
सारे बच्चे पास हो गए हैं, बस लल्लू तुम ही 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो। ऐसा क्यों? बिकॉज ये है के नंबर का लूजर। शांत शांत, चलो अब हमें रनिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस करनी है। लल्लू, कम से कम इसमें तो तुम अपना कमाल दिखाना। और रनिंग की सभी प्रैक्टिस करते हैं, मगर यहाँ भी रनिंग करने में काफी कोशिश करने के बाद भी लल्लू सबसे पीछे रह जाता है। ये क्या लल्लू, फिर पीछे रह गए, ऐसा क्यों? बिकॉज ये है 1 नंबर का लूजर लूजर। उन्हें चिल्लाते देख लल्लू अपने कानों पर हाथ रखकर भागता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसके पापा भी उसे डांटते हैं। लो, आ गया पूरे गांव का लल्लू। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों ना कहूँ, पढ़ाई का रिजल्ट तो फेल आया है, दौड़ प्रतियोगिता में भी सबसे पीछे रह गया। पता नहीं फाइनल प्रतियोगिता में क्या होगा। मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम ही जाना अपनी नाक कटवाने। ठीक है, चल लल्लू बेटा, खाना खा ले। हाँ हाँ, भर ले। वैसे भी खाने और हारने के सिवा करना ही क्या है तुझे। रात भर लल्लू को नींद नहीं आती है। बार बार उसकी आंखों के सामने स्कूल के बच्चे और पापा की लूजर की आवाज गूंज रही थी। वो अपनी जगह से उठता है और चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। एकदम उदास सा वो गांव की सरहद पर बने पहाड़ की ओर चल देता है। अभी भी उसके कानों में वही आवाजें गूंज रही हैं। वो कब पहाड़ की एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। एकदम ऊंचाई पर पहुंचकर वो उदास सा खड़ा सोचने लगता है। तो तुम्हें इस पहाड़ का रहस्य पता चल गया था। रहस्य? कैसा रहस्य? यही कि इस पहाड़ की चोटी से जो कूदा है वो हवा में उड़ना सीख जाता है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये आम पहाड़ नहीं है बेटा, ये एक जादुई पहाड़ है। अगर उड़ना सीखना हो तो इसकी टोच पर से कूदकर पंछियों के पंख की तरह हाथ हिलाओ, अपने आप उड़ना शुरू कर दोगे। तुम्हें पता था तभी तुम पहाड़ी से कूदे ना? नहीं बाबा, मैं 1 नंबर का लूजर हूँ। हर काम में हार जाता हूँ। लोगों के ताने सुन सुनकर परेशानी में यहाँ आ बैठा था। तभी मेरे पांव फिसल गए और पहाड़ी पर से नीचे गिरने लगा। ओह, और मैंने सोचा तुम्हें पहाड़ी का रहस्य पता था और तुम उड़ना सीखने आ गए। खैर जाओ, अब तुम कभी भी किसी भी काम में लूजर नहीं कहलाओगे। और दूसरे दिन वो टाइम पर उठता हुआ अपने स्कूल पहुंच जाता है। उसे टाइम पर आया देख सभी सरप्राइज हो जाते हैं। अरे तू क्यों आ गया कंपटीशन में, लूजर कहीं का? तुझे वहाँ बैठना चाहिए था मेरी जीत पर ताली बजाने के लिए। अरे ये लूजर तो हवा में उड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज का फर्स्ट प्राइज पहली बार हमारे स्कूल के लूजर मीन्स आज के विनर लल्लू को जाता है। नहीं, ये प्राइज मेरा है। मैं दौड़ कर आया हूँ, ये उड़कर आया है। उड़कर? लगता है हार की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भला कोई इंसान उड़ भी सकता है? बॉस, तुम पर सब हंस रहे हैं। डोंट वरी, इसके उड़ने का राज खोलूंगा तो सब इस पर हंसेंगे। लूजर लूजर ही रहेगा। और मोटा एंड टीम लल्लू के पीछे लग जाते हैं। वो जहाँ भी जाता है ये लोग उसका पीछा करते हैं। लल्लू भी उन्हें देखकर चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। ऐसे में एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है और मोटे के पापा को अटैक आ जाता है।
पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। बचाओ, बचाओ, कोई इनको बचाओ। वैद्य को बुलाओ, बेटा, वैद्य जी को बुलाओ, वैद्य जी को बुलाओ। माँ, इतनी बारिश हो रही है, वैद्य यहाँ नहीं आएंगे। तो पापा को वहाँ ले चलो। काकी, इतनी बारिश हो रही है, काका को कैसे ले जाएंगे? लल्लू बेटा, वैद्य को बुलाओ, इन्हें वैद्य के पास ले जाओ, कैसे भी इन्हें बचाओ। अरे ये क्या बचाएगा, लूजर कहीं का। चिंता मत कीजिए काकी, काका को कुछ नहीं होने दूंगा। आप ठीक तो हैं? हाँ, वैद्य ने कहा अगर मुझे लेने में 10 मिनट भी लेट हो जाते तो मेरा बचना मुश्किल था। सॉरी यार लल्लू, तुम लूजर नहीं, हमारे स्कूल के ही नहीं, पूरे गांव के सबसे बड़े विनर हो। आज की बात मेरी समझ में आ गई है। कभी भी किसी को परमानेंट लूजर नहीं समझना चाहिए। कोशिश करने से बड़ा लूजर भी बड़े से बड़ा विनर बन सकता है। प्यारे दोस्तों, एक कहावत है, कभी नाव हाथी पर, कभी हाथी नाव पर। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा ही किस्सा सुनाऊंगी। मजबूरपुर गांव में एक बहुत ही भोला भाला बच्चा रहता था, ठुल्लू। ठुल्लू के भोलेपन की वजह से उसके क्लास के बच्चे अक्सर उसे तंग करते थे। लो आ गया ठल्लू। अबे काली, तू कह रहा था ना तेरी बेंच गंदी है, ठल्लू अभी साफ कर देगा। ए ठल्लू, चल इसकी बेंच साफ कर, फिर अपनी जगह बैठना। अरे चंगा, तुम इसे क्यों साफ करने को कहते हो? ठुल्लू बोलो ना। हाँ, मैं क्यों साफ करूं? इसे बैठना है, ये करे। क्या बोला? क्यों साफ करूं? तेरा ये बोलना मुझे अच्छा लगा। चल अब इसकी नहीं, हम चारों की बेंच साफ कर। जब तक चाबी नहीं भरो ये खिलौना चलता ही नहीं। चंगा, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। ए तू चुप कर, ज्यादा इसकी फ्रेंड मत बन। आया पावर, चल अब शुरू हो जा। गुड, ये ले हमारी वाटर बोतल भरकर ला। और सुन, भरने से पहले बोतल अच्छे से धोना। ठुल्लू के क्लास के ये शैतान बच्चे ऐसे ही ठुल्लू से रोज अपना ही नहीं सबका काम करवाते। इस बात से ठुल्लू पूरी तरह परेशान हो गया था, मगर कर कुछ नहीं पाता था। एक दिन उसने अपनी मम्मी से स्कूल जाने से मना कर दिया। ये लो ठुल्लू, तुम्हारा स्कूल बैग। मम्मी, मेरा आज स्कूल जाने का मन नहीं है। सुना जी आपने, स्कूल जाने से मना कर रहा है। क्यों बेटा? पापा, मेरे क्लास के सारे बच्चे मुझे सताते हैं, मुझसे अपना सारा काम करवाते हैं। तो तुम मना क्यों नहीं करते? मैं तो मना करता हूँ, पर वो मेरा कहना ही नहीं मानते। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ऐसा? आओ आज चलकर उन्हें ठीक करता हूँ। अरे, इसके साइंटिस्ट अंकल के होते तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है यार। ठल्लू बेटा, ये देखो, मैंने एक ह्यूमन रिमोट बनाया है। इसका क्या होता है अंकल? इसमें जिस इंसान का भी नाम टाइप करके फीड कर दो, वो टीवी डीवीडी प्लेयर की तरह ऑपरेट होने लगता है। सच अंकल? हाँ बेटा, अब देखो, इसमें मैंने तुम्हारे पापा का नाम फीड किया है। ये प्ले का बटन दबाते ही ये मूवमेंट में आ जाएगा। अब देखो, मैं फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाता हूं। जाओ, भागते हुए मेरे लिए पानी लेकर आओ। अरे वाह अंकल, कहना पड़ेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। हाँ ये लो, जो बच्चे तुम्हें बिना वजह परेशान करते हैं, तुम्हारा कहना नहीं मानते हैं, उनके नाम इसमें फीड करो और फिर देखो कमाल। और ठुल्लू साइंटिस्ट अंकल से रिमोट लेकर स्कूल पहुंचता है तो क्लास के बाहर ही उसकी फ्रेंड पिंकी मिलती है। ठुल्लू, तुम क्लास में मत जाओ, काली अपना बैग साइकिल पर भूल गया है, वो तुम्हें लेने भेज देंगे। ऐसा? तुम घबराओ मत,
आज वो मुझे नहीं, मैं उन्हें भेजूंगा। लो, आ गया हमारा सर्वेंट काका। ए ठल्लू, ये काली अपना बैग साइकिल पर भूल गया, जा पार्किंग से लेकर आ। चंगा, ये इसके साथ ज्यादती है, ये क्यों जाए? तू ज्यादा इसकी फ्रेंड मत बन। जाता है कि नहीं? मना कर रहा है, लगता है चाबी भरनी पड़ेगी। पॉज। छंगा, छंगा, क्या हुआ? अबे क्या किया तूने? पॉज, पॉज। अरे ठुल्लू, इन्हें क्या हो गया? ये जादुई रिमोट है, इससे मैंने इन्हें पॉज कर दिया है। अब देखो, छंगा ही बैग लेने जाएगा। प्ले। जाओ, पार्किंग से काली का बैग लेकर आओ। फास्ट फॉरवर्ड। प्ले। अरे, हमें क्या हो गया था? ये लो तुम्हारा बैग। अरे तुम क्यों गए थे छंगा? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अरे इसकी वाटर बोतल तो खाली है, तो जा भर के ले आ। मैं नहीं, तुम भर के लाओगे। जाओ, फास्ट फॉरवर्ड। अरे लल्ली को क्या हो गया? हाँ, ये इसका कहना क्यों मान रहा है? तुमने भी तो माना था। आने दो टीचर को, अगर इसे गिनकर 20 छड़ी ना पिटवाई तो कहना। ठुल्लू, राका टीचर आने वाले हैं, पता है ना? वो चंगा का ही कहना मानते हैं, तुम्हें जरूर पीटेंगे। अरे क्या हुआ? तुम लोग खड़े क्यों हो? काका टीचर, ये ठल्लू हमसे जबरदस्ती काम करवा रहा है। मुझे बैग लेने बाहर भेजा था, अब लल्ली को वाटर बोतल भरने के लिए भेजा है। ऐसा? तुम्हारी ये हिम्मत? प्ले। टीचर, टीचर, ये क्या कर रहे हो? अरे पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ये लो ठुल्लू, ये तो ठुल्लू के जादुई रिमोट का कमाल है। जब तक ये कहेंगे नहीं, टीचर रुकने वाले नहीं हैं। रोक दो ठल्लू, टीचर को रोक दो। क्यों? तुम लोग मुझे सताते थे तब रुके थे, अब मैं क्यों रुकूं? अब नहीं सताएंगे। हाँ, कभी नहीं सताएंगे, बल्कि तुम्हारे सारे काम भी कर देंगे। ओके, रोक लो, रोक लो। पक्का? पक्का। प्लीज ठल्लू, रोक लो प्लीज। पॉज। आज हमारी समझ में आ गया है, कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब किसमें कैसी ताकत आ जाए। जादुई छतरी। चुन्नू अपने माँ बाप के साथ वर्षापुर नाम के गांव में रहता है। उसके पापा एक गरीब मजदूर थे। जमींदारों के यहाँ से जो मजदूरी मिलती थी, उसमें जैसा तैसा रोज का खर्चा चला पाते थे। ऐसे में अगर कोई और खर्चा आ जाता तो ऐसे लगता जैसे सिर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। हर साल की तरह इस साल भी बारिश शुरू हो गई थी। चुन्नू बिना छतरी के जैसे तैसे स्कूल पहुंचा तो लेट हो गया। उसे देखते ही टीचर ने कहा, चुन्नू वहीं रुक जाओ। कितनी बार कहा है तुमसे, बरसात में भीगते हुए मत आया करो, छतरी लेकर आया करो। टीचर जी वो टीचर, छतरी होगी तो लाएगा ना। हर साल कहता है अगले साल छतरी लेकर आऊंगा और लाता नहीं है, कंजूस कहीं का। चुन्नू, तुम छतरी लेकर क्यों नहीं आते? टीचर जी मेरे पास छतरी नहीं है। तो पापा से कहो हाट से खरीद लाए। ये देखो, ये देख, मेरे बापू ने ये छतरी लेकर दी है। देखो चुन्नू, मैं तुम्हें इस तरह भीगा हुआ क्लास में बैठने नहीं दे सकती। पूरी क्लास गंदी हो जाती है। तुम घर जाओ, कल आना या वहीं खड़े रहकर सुनो मैं क्या पढ़ा रही हूँ। और चुन्नू पूरे दिन उसी दरवाजे के पास तो कभी खिड़की के पास खड़ा टीचर को देखता रहा। वो क्या पढ़ा रही थी सुनता रहा। दूसरे दिन उसने सोचा बारिश शुरू होने से पहले ही वो स्कूल चला जाएगा, मगर जैसे ही वो निकलने लगा अचानक बारिश शुरू हो गई। अरे बारिश तो जोरों से शुरू हो गई।
बापू, मुझे छतरी लेकर दो ना। लेकर दूंगा बेटा, जल्दी ही लेकर दूंगा। हर साल आप यही कहते हो, फिर मेरा बेटा पूरे साल बारिश से बच बच कर जाता है, पढ़ता है, और फिर दूसरे साल वही समस्या। क्या करूं फुलवा, पूरे साल तो मेहनत करता हूँ, पर इतना कमा ही नहीं पाता कि 2 वक्त की रोटी के सिवा भी कुछ जुटा सकूं। माफ करना चुन्नू बेटा, मैं तेरे लिए एक छोटी सी छतरी भी नहीं ले पा रहा। दुखी मत होइए बापू, मैं चला जाऊंगा। अरे कैसे चला जाएगा, बारिश। माँ, मैं पेड़ के नीचे नीचे से होता हुआ बचता बचता स्कूल तक पहुंच जाऊंगा। बाय अम्मा बापू। अरे लेकिन चुन्नू बारिश से बचता हुआ भागकर एक पेड़ के नीचे पहुंचता है। कुछ देर वेट करता है, मगर बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। वो कुछ देर ऊपर की तरफ देखता है, आसमान पूरी तरह काला है। ओह, बादल तो बहुत घिरे हुए हैं। लगता है आज स्कूल में बहुत लेट हो जाऊंगा। मुझे चलना चाहिए। अगर कुछ देर और ऐसी बारिश रही तो मैं कमर तक भीग जाऊंगा। फिर मेरा स्कूल ड्रेस भीग गया तो टीचर भी वैसे ही क्लास में नहीं आने देगी। क्या करूं, क्या करूं? उसे पेड़ पर चढ़े हुए काफी वक्त गुजर गया है। उसे भूख लगती है। वो अपना पेट पकड़ता है। उसे जोरों की भूख लग जाती है। सोचता है पता नहीं कब बारिश बंद हो, क्यों ना तब तक अपने स्कूल का टिफिन खा लूं। और वो अपने स्कूल बैग से अपना टिफिन निकालता है। उसमें रोटी और बुक्का किया हुआ प्याज है। तभी उसे पानी में नीचे छप छप की आवाज आती है। वो देखता है तो एक साधु चलता हुआ उसी पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है। चुन्नू उसे देखता है, फिर अपने भूख का एहसास करके रोटी प्याज के साथ खाने लगता है। साधु उसे खाता हुआ देखता है। चुन्नू दूसरा निवाला खाता है तो देखता है साधु उसे खाता हुआ देख रहा है। वो तीसरा निवाला खाता है, तब भी साधु उसे देख रहा है। साधु उसे देख रहा है, ये देख चुन्नू कहता है, बाबा खाओगे? 2 निवाले खिला दोगे तो भला हो जाएगा बच्चा। आज वर्षा की वजह से भिक्षा नहीं मिल पाई है। 2 निवाले क्या बाबा, 2 रोटी खा सकते हो, पर रोटी के साथ सब्जी नहीं है, सिर्फ मुक्का मारा हुआ प्याज है। जब भूख लगी हो तो हर खाना पंच पकवान लगता है बच्चे। लीजिए। किंतु तुम इस वृक्ष पर क्यों बैठे हो बच्चे? स्कूल जा रहा था बाबा, बारिश तेज हो रही है। पेड़ के घने पत्तों में बचने के लिए यहाँ बैठ गया। छाता नहीं है तुम्हारे पास? नहीं बाबा, बापू से कहा था लेकर दे दो, वो थोड़ा लेकर दे देंगे। ये लो बच्चा, मेरे पास एक छाता है, तुम ले लो। कमाल है बाबा, छाता होते हुए भी आप बारिश में भीगते हुए आए। हम साधुओं को छाते की क्या जरूरत, हम साधुओं को छाते का क्या काम। ठंडी गर्मी बारिश कुछ भी हो, हम तो कुदरत के हर रूप का आनंद लेते हैं। वाह, आत्मा तृप्त हो गई बच्चा, जाओ खुश रहो। कहता हुआ साधु वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चुन्नू भी पेड़ से उतरता है और छतरी खोलता हुआ स्कूल पहुँच जाता है। स्कूल में सभी उसे इतनी बढ़िया छतरी लिए आया देख चौंक जाते हैं। अरे चुन्नू, आज छतरी होकर भी तुम लेट हो गए। अब तो स्कूल छूटने का टाइम हो गया है। कल से लेट नहीं होऊंगा टीचर जी, अभी अभी छतरी मिली है मुझे। जरूर कहीं से चुराया होगा गप्पू। सभी बाहर आते हैं तो देखते हैं बाहर बहुत ही तेज हवा चल रही है, आंधी सी, और फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ये देख सारे बच्चे अपनी अपनी छतरी खोलते हैं। 2-3 बच्चों के पास छतरी नहीं है। ये देख गप्पू एंड फ्रेंड्स अपनी अपनी छतरी खोलते हुए उनकी ओर देखकर हंसते हैं। तभी चुन्नू आता हुआ अपनी छतरी खोलता है और उन 2-3 बच्चों से कहता है, आ जाओ, तुम तीनों भी आ जाओ,
अरे हम तीनों इतनी सी छतरी में कैसे आ सकते हैं? अरे पूरी तरह भीगने से तो अच्छा है कुछ कुछ बच जाना। आओ देखो, बच रहे हैं ना हम चारों। हाँ यार, तुम्हारी छतरी तो बहुत बड़ी है। इनकी छतरी कौवा बन गई। गप्पू आ जाओ, मेरी छतरी में आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। नहीं मैं आऊंगा तुम्हारी छतरी में। ए हटो, उसने मुझे बुलाया था। और गप्पू अपने ही दोस्तों को धक्का देकर चुन्नू की छतरी के नीचे घुस जाता है। जैसे ही वो छतरी में घुसता है, छतरी फिर कुछ बड़ी हो जाती है। तभी बाकी दोस्त भी आकर उसकी छतरी में घुस जाते हैं, तो छतरी और भी बड़ी हो जाती है। सभी उसके नीचे सुरक्षित आ जाते हैं। सभी गांव की ओर चल देते हैं। अब रास्ते में एक एक करके कई लोग मिलते हैं। वे भी चुन्नू की छतरी में घुस जाते हैं। धीरे धीरे छतरी इतनी बड़ी हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे चुन्नू नहीं, कृष्ण भगवान है, जो गोवर्धन पर्वत उठाए उनके साथ चले जा रहे हैं। जमींदार साहब, आप यहाँ? हमें बुला लिया होता, कुछ काम? हमने सुना है तुम्हारे बेटे के पास इतनी बड़ी छतरी है कि पूरा गांव उसके नीचे बारिश से बचता हुआ आ गया। नहीं तो ये देखिए, ये तो बहुत छोटी सी छतरी है, एक बच्चे को बचाने के बराबर। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। देखा है ना छोटी ही छतरी? पर मैंने तो देखा था। जमींदार साहब, हमें भी भीगने से बचा लो। अरे ये छतरी तो बड़ी होती जा रही है। देखा, मैंने कहा था ना। चुन्नू बेटा, तुम्हें ये छतरी कहाँ से मिली? ये मुझे आज एक साधु बाबा ने दी थी। ओह, तभी ये जादुई छतरी है। इससे तो हम पूरे साल के लिए पानी स्टोर कर सकते हैं। कैसे जमींदार साहब? इसके नीचे जितने भी इंसान आते हैं, ये उतनी ही बड़ी होती चली जाती है। हम अपने गांव और तालाब के बीच चुन्नू को ये छतरी लेकर खड़ा कर देंगे। फिर उसके नीचे चुन्नू के एक तरफ तालाब तक, दूसरी तरफ नहर तक गांव वाले खड़े कर देंगे। उन्हें पानी से बचने के लिए छतरी तालाब से नहर तक बड़ी हो जाएगी। फिर जो भी बारिश का पानी गिरेगा, तालाब और नदी में गिरेगा। पूरे साल भर की पानी की समस्या हल हो जाएगी। और जमींदार के कहने पर चुन्नू ने वैसा ही किया और सचमुच बारिश का पानी छतरी पर से होता हुआ एक तरफ तालाब और दूसरी तरफ नहर में गिरता रहा। फिर तो ये सिलसिला रोज चलने लगा। जब भी बारिश होती, नहर और तालाब ही नहीं भर जाते, बल्कि उन खेतों को भी ज्यादा बारिश से बचा लिया जाता जिनका अधिक बारिश की वजह से नुकसान हो सकता था। फिर तो पूरे गांव में चुन्नू की वाहवाही हो जाती है। बेटा, इतने सालों से तुम एक छतरी के लिए तरस रहे थे। अब देखो, तुम्हें ऐसी छतरी मिली है कि तुम हमारी ही नहीं, पूरे गांव की रक्षा कर रहे हो। हमें स्कूल में पढ़ाया गया था बापू, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।